आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आज मुझे इतने अहम विषय के ऊपर बोलने का मौका दिया। ये जो तीनों विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, कई मायनों में ये बहुत ऐतिहासिक हैं। एक तरफ ये सरकार की नीयत दिखाते हैं कि दो चीज़ें दिखाते हैं सरकार की तरफ से। एक तो ये दिखाते हैं कि सरकार शिक्षा को लेके कितनी ज़्यादा गंभीर है। शिक्षा हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। करप्शन दूर करना, हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का हमारा सपना, लेकिन करप्शन दूर करना तो एक मीन्स है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हमारा दिल्ली का हर बच्चा, दिल्ली का हर नागरिक शिक्षित हो, दिल्ली का हर बच्चा, दिल्ली का हर नागरिक स्वस्थ हो। तो शिक्षा हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। दूसरा, ये तीनों विधेयक हमारी नीयत दिखाते हैं। अभी तक जिस किस्म की पूरी शिक्षा प्रणाली दिल्ली के अंदर चल रही थी, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा, वो पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली, उसकी नींव, उसके पत्ते, उसकी जड़ें, उसका तन्ने, सब कुछ भ्रष्टाचार से ग्रसित था, सब कुछ फर्जीवाड़े से ग्रसित था। और आज का जो सिस्टम था पूरा का पूरा दिल्ली का शिक्षा प्रणाली का, वो ईमानदारी से चल ही नहीं सकता था। और मैं चैलेंज करता हूं कि यहाँ बैठा कोई भी आदमी एक स्कूल चला के ईमानदारी से दिल्ली के अंदर स्कूल चला के दिखा देता है इस शिक्षा प्रणाली के तहत, मैं मान जाता हूँ उस आदमी को। आज की प्रणाली के अंदर ईमानदारी से स्कूल चल ही नहीं सकता था। और जो मैनेजमेंट स्कूल ईमानदारी से नहीं चला रहे, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? वो उसी तरह की शिक्षा देंगे हमारे बच्चों को। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को पहले हमें, जो पूरे सिस्टम की विसंगतियां थी, जो पूरी कानून प्रणाली की विसंगतियां थी, उनको दूर करना है। इन तीनों विधेयकों के जरिए आज ऐसी शिक्षा प्रणाली रचना करने की कोशिश की जा रही है कि आज अगर दिल्ली के अंदर जो ईमानदारी से स्कूल चलाना चाहे, वो आज ईमानदारी के साथ स्कूल चला सकता है। और जो ईमानदारी के साथ स्कूल को नहीं चलाएंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये इस तीनों विधेयकों के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले सरकार का शिक्षा प्रणाली के अंदर पहला मकसद है, हमें अपने सरकारी स्कूल ठीक करने हैं। हमें अपने सरकारी स्कूल इतने अच्छे करने हैं, और 5 साल के अंदर, क्या 5 साल के काफ़ी पहले हम लोग ये कर लेंगे कि दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को हम इतना अच्छा करेंगे, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं देंगे, वहाँ पे अच्छे अध्यापक हैं, उनको पूरा ट्रेनिंग देंगे, और अच्छे अध्यापक लाए जाएंगे, अच्छी शिक्षा दी जाएगी कि मैं आज आपको वादा कर रहा हूं कि 4 साल के अंदर आप ये सिफारिश करने के लिए नहीं आओगे कि फलाने फलाने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दोगे, आप ये सिफारिश करोगे फलाने फलाने सरकारी स्कूल के अंदर मेरा एडमिशन करा दो। और अमीर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने में फ़ख्र महसूस करेंगे। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली बनानी है जिसमें सरकारी स्कूलों को अपने को बड़ा बनाना, अच्छा बनाना है। लेकिन आज की तारीख में प्राइवेट स्कूल एक बहुत अहम भूमिका अदा कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। प्राइवेट स्कूलों में हम ये नहीं कह सकते केवल अमीरों के बच्चे जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों के अंदर बहुत सारे विधायकों ने कहा, भी जगदीश प्रधान जी ने भी कहा, गोकुलपुरी के बारे में बताया उन्होंने, करावल नगर के बारे, ऐसी कई सारी कॉलोनियाँ जिनके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। उनके अंदर लोअर क्लास के लोग जाते हैं। एक गरीब से गरीब आदमी भी ये चाहता है पेट काट के अगर किसी तरह से उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में बढ़ जाए, तो पहले वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है। तो इन प्राइवेट स्कूलों को भी, इन प्राइवेट स्कूलों के अंदर शिक्षा के नाम पे आज केवल और केवल धोखाधड़ी और ठगी और लूट चल रही है, और उसकी वजह से पूरी दिल्ली की जनता जो है वो त्रसित है। और इन तीनों विधेयकों के माध्यम से उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको एक एक्चुअल जीते जागते स्कूल की कुछ फिगर्स देना चाहता हूं। एक स्कूल है, उसमें 350 बच्चे पढ़ते हैं, एक्चुअल स्कूल है। मेरा जानकार है, मैंने उसको बुलाया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी सच सच बताओ, सारी फिगर सच सच बता दो। तो उन्होंने मेरे को सारी चीजें ठीक ठीक बताई। 350 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। ये लोग एक बच्चे से लगभग 1000 रुपए फीस लेते हैं, तो एक महीने के 3.5 लाख रुपए की फीस इकट्ठी हुई। उस स्कूल में 17 टीचर हैं।
एक टीचर को कानून के मुताबिक जिस धारा 10(1) का जिक्र किया जा रहा है, उस धारा 10(1) में ये लिखा है कि प्राइवेट स्कूल अपने टीचर्स को उतनी तनख्वाह देंगे जितनी तनख्वाह एक सरकारी स्कूल देता है। सरकारी स्कूलों में ऑन एन एवरेज कम से कम 35 से 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये तक की टीचर को तनख्वाह मिलती है। 17 टीचर हैं स्कूल में, 40 हज़ार रुपये अगर एक टीचर को तनख्वाह दी जाए तो 6,80,000 रुपये की तनख्वाह बनती है। और फीस कितनी आती है? 3.5 लाख रुपए। तो अगर ये धारा 10(1) इस स्कूल पे लागू कर दी जाए तो इस स्कूल को बंद होने के सिवा इसके पास या तो बंद होएगा ये स्कूल, और या इस स्कूल को अपनी फीस बढ़ा के कम से कम 3,000 रुपये महीना करनी पड़ेगी। वहां पे 3,000 रुपये महीना कोई दे नहीं सकता, तो स्कूल को बंद होने के सिवाय कोई चारा नहीं बचेगा। नतीजन क्या है? टीचर्स को 40,000 रुपये पे, मैंने उनसे पूछा फिर क्या करते हो? बोले जी 40,000 रुपये पे दस्तखत कराते हैं। मैंने कहा देते कितना हो? बोले जी 4,000 रुपये से 8,000 रुपये महीना देते हैं एक टीचर को, और प्रिंसिपल को 20,000 रुपये देते हैं। तो 4 से 8,000 रुपये महीना टीचर को देते हैं और प्रिंसिपल को 20,000 रुपये देते हैं। अब 2-3 चीज़ें देखिए। ये टीचर जब दिल्ली सरकार में शिकायत लेके, मान लीजिए कोई टीचर, वैसे तो कोई हिम्मत ही नहीं करेगा टीचर शिकायत करने की, उसको लगेगा मेरे को निकाल देंगे, लेकिन मान लीजिए कोई खुदा ना खास्ता एक टीचर हिम्मत करके दिल्ली सरकार में शिकायत करने आ गया कि जी मेरे से 40,000 रुपये पे साइन कराते हैं, 4,000 रुपये हाथ पे रखते हैं, कुछ करो। अब दिल्ली सरकार को पता है कि अगर हमने एक्शन लिया स्कूल के खिलाफ तो स्कूल बंद है, उसके बाद आपको डी-रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है, वो स्कूल ही बंद हो जाएगा। तो दिल्ली सरकार कुछ करती नहीं है। तो नतीजन क्या होता है? उसकी जब शिकायत आती है तो शिकायत लेके एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई अधिकारी जाता है, कोई कर्मचारी जाता है और उससे रिश्वत लेके आ जाता है और फिर फाइल बंद कर दी जाती है। तो उस टीचर का एक्सप्लॉयटेशन हो गया, उसको तो 4,000 रुपये मिले इस व्यवस्था के तहत, सेक्शन 10(1) की व्यवस्था के तहत उस टीचर को तो 4,000 रुपये मिले। अफसरों की चांदी हो गई, उनको उनकी रिश्वतखोरी मिली। फिर मैंने उनसे पूछा 4-4 हज़ार रुपये देते हो, 3.5 लाख रुपए। बोला जी 1 से 1.25 लाख रुपए का खर्चा होता है महीने का हमारा, और बाकी 2 लाख रुपए करीब महीना बच जाता है। तो मैं कहा बच जाता है मतलब? कहते वो फिर हमारा है। तो मैं कहा वो कैसे निकालते हो? तो कहता है जी देखो 6,80,000 रुपये तो टीचर की सैलरी, तो 6,80,000 तो रिसीट ही नहीं है। तो कहते हैं हम फर्जी, फीस की बुक भी फर्जी बना रखी है, रिसीट बुक भी फर्जी बना रखी है, उतनी फीस दिखानी है ना, तो सारे बच्चों की फर्जी फीस दिखा रखी है। बच्चों को नहीं पता, बच्चा तो 1,000 रुपये दे रहा है, लेकिन उसी के नाम पे उन्होंने 3-3 हज़ार रुपये उसकी फीस दिखा रखी है। तो रिसीट भी बोगस, एक्सपेंडिचर भी बोगस, और बाकी जो आया, जो असली फीस आ रही है 3.5 लाख रुपए, उसमें 1.25 लाख रुपए खर्च होता है, बाकी 2 लाख रुपए जेब में लेके वो उनका प्रॉफिट होता है। शिक्षा तो सोसाइटी चलाती है, ट्रस्ट चलाते हैं, शिक्षा में प्रॉफिट अलाउड ही नहीं है, कानून के अंदर ही अलाउड नहीं है प्रॉफिट। तो इसको कैसे डील किया जाएगा? तो आज हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर टीचर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, स्कूलों को फर्जीवाड़ा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसकी आड़ में स्कूल जो है अनाप शनाप पैसा कमा रहे हैं, सरकारी अफसरों की चांदी हो रही है, और जो 3.5 लाख रुपए बच्चों ने फीस दी वो उनकी शिक्षा के ऊपर खर्च नहीं हो रही है, वो किसी ना किसी की जेब में जा रही है। इन सारी चीजों को अपने को बदलना है, इसलिए ये 3 विधेयक लाए जा रहे हैं। मैंने फिर एक एक्टिविस्ट को बुलाया जो बाहर आजकल जिनका सबसे ज्यादा नाम चल रहा है, लोकपाल वाले नहीं, दूसरे वाले, उनको मैंने एक बार बुलाया। उनको मैंने कहा जी देखो ये स्कूल है, ये स्कूल में अगर आपके मुताबिक धारा 10(1) लगनी चाहिए, अगर इस स्कूल को हमने डंडा चला दिया और कहा भाई सारे टीचरों को 40-40 हज़ार रुपये दो, तो ये तो स्कूल बंद हो जाएगा। तो कहते कर दो बंद। तो फिर मैंने डायरेक्टर एजुकेशन से पूछा, मैंने कहा भाई कितने स्कूल हैं इस किस्म के जो 1,000 या 1,000 से कम फीस दे रहे हैं? तो बोले जी लगभग 1,000 से ऊपर स्कूल ऐसे होंगे। 1,000 स्कूल अगर हम बंद कर देंगे तो सबसे पहले जगदीश प्रधान जी जूते मारने आएंगे मेरे पास।
फिर मेरे पास ये कपिल मिश्रा आएंगे, आप सारे जने जूते मारने आओगे, दिल्ली के सारे लोग। 1000 स्कूल कैसे बंद कर सकते हैं भाई साहब? नहीं बंद कर सकते 1000 स्कूल। ये कहना बड़ा आसान है एक्टिविस्टों के लिए, बंद कर दो जी, ऐसे कैसे बंद कर दें? हमें ऐसी व्यवस्था लानी पड़ेगी कि गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, अमीरों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। कुछ एक बातें आपने अभी कही जो मैं ठीक कर देता हूं। आपने बताया कुछ 75%, 25%, ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है, लेकिन नहीं बता दूंगा आपको। दूसरी चीज, ऐसा कहा गया कि एक रूल है, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के बाद एक रूल बना है, उस रूल के अंदर ये लिखा है कि जितनी फीस ली जाएगी वो फीस केवल और केवल उस स्कूल के लिए इस्तेमाल की जाएगी और किसी भी चीज़ के इस्तेमाल नहीं की जाएगी। उसमें 4 या 5 कैटेगरी दी हुई है, उसको नहीं हटाया जा रहा, वो रूल रहेगा। ये वाला जो कानून है ये अमेंडमेंट बिल है, ये रिप्लेसमेंट बिल नहीं है। मतलब वो कानून जो रूल्स हैं वो रहेंगे। मैं अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो आज इस सदन के माध्यम से दिल्ली के सारे टीचर्स को मैं ये दिल्ली सरकार की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि आज तक आपको जितनी तनख्वाह मिल रही थी उससे कम तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये हमारा वादा है। किसी को कम तनख्वाह नहीं मिलने देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिन जिन टीचरों को 4-4 हजार रुपए तनख्वाह मिल रही थी उनको तो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही। ये तो शर्म की बात है कि टीचर्स, जो कि समाज का इतना रेस्पेक्टेबल सोसाइटी होती है, टीचर्स को अगर न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा तो ऐसे समाज के ऊपर लानत है। तो कम से कम ऐसे टीचर्स को 12,000, 15,000 रुपए मिलने चालू हो जाएंगे, ये टीचर्स भी खुश हो जाएंगे। जिन टीचर्स को अपर एंड के ऊपर अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, 6th पे कमीशन मिल रहा था, 7th पे कमीशन मिलना चाहिए, उन सबको 6th पे कमीशन भी दिलवाएंगे और 7th पे कमीशन भी दिलवाएंगे जिनको अभी तक मिल रहा है। कैसे करेंगे? धारा 10(1) ये कहती थी कि भाई जिस प्राइवेट स्कूल वाले अपने टीचरों को उतनी तनख्वाह देंगे जितनी कि सरकारी टीचर को मिलती है, उसकी जगह हमने ये लिखा है कि हर प्राइवेट स्कूल जो है वो उतनी तनख्वाह देगा जितना सरकार प्रेस्क्राइब करेगी। सरकार कितना प्रेस्क्राइब करेगी ये आप सब लोगों से पूछा जाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के तहत पूरी दिल्ली के लोगों के सुझाव मांगेंगे और किस्म किस्म के सुझाव आ रहे हैं, अभी हमारे पास कई किस्म के सुझाव आ रहे हैं, और उनको बेसिक प्रिंसिपल दे देंगे। एक प्रिंसिपल तो ये कि भाई जिस टीचर को अभी तक जितनी तनख्वाह मिल रही थी उससे कम उसको, जितनी हाथ में मिल रही थी उससे कम उसको तनख्वाह नहीं दी जाएगी, ये इंश्योर करेगी ये कमेटी। उसके बाद ये कमेटी इंश्योर कर सकती है, जैसे स्कूल फंड होता है जिसमें फीस जाती है और उसमें एनुअल चार्जेस जाते हैं। एक सुझाव ये आया कि स्कूल फंड का कम से कम इतना प्रतिशत हिस्सा टीचर की तनख्वाह पे जाना चाहिए, ये प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में टीचरों को अपने आप, तो जहां कम फीस है वहां थोड़ी कम तनख्वाह मिलेगी, जहां ज्यादा फीस है वहां थोड़ी ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। तो इस किस्म के कई सारे सुझाव इस कमेटी के पास आ सकते हैं। ये कमेटी लोगों से सुझाव लेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और अलग अलग किस्म के स्लैब भी बनाए जा सकते हैं कि इस किस्म के स्कूल इतनी तनख्वाह देंगे कम से कम, इस किस्म के स्कूल इतनी तनख्वाह देंगे कम से कम। दूसरी चीज, प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सबसे बड़ी आरोप ये लगता है, खास तौर से जो बड़े बड़े स्कूल है, कि वो अनाप शनाप फीस लेते हैं जी। इसके ऊपर हम लोगों ने काफी गहन अध्ययन किया। हमारी टीम तमिलनाडु भी गई, हमारी टीम महाराष्ट्र भी गई, हमारी टीम राजस्थान भी गई, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम, और कई स्टेट्स का दौरा किया, फिजिकली मिलके आए वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के स्कूल वालों से, वहाँ के पेरेंट्स से, वहाँ के स्टूडेंट्स से, और उसके बाद ये वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वाला बिल बनाया है। पहली बार इस किस्म का बिल देश के अंदर आ रहा है और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो मुझे लगता है ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण होगा। इस वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हम क्या कह रहे हैं? अभी तक जितने स्कूल थे, जैसा मैंने कहा, स्कूल जितने भी हैं वो या तो चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता है या सोसाइटी हो सकता है, चैरिटेबल सोसाइटी हो सकता है, तीसरी चीज नहीं हो, वो चैरिटेबल ही हो सकता है, वो मुनाफे के लिए नहीं हो सकता।
तो ये जितने स्कूल थे ये फर्जीवाड़ा कैसे करते थे? ये फर्जीवाड़ा 2-3 तरीके से करते थे। फर्जी बिल लगा देंगे और पैसा विड्रॉ कर लेंगे, या आपके बच्चे ने फीस जमा कराई और उस फीस को ये किसी और सोसाइटी में ट्रांसफर कर देंगे, किसी और स्कूल में ट्रांसफर कर देंगे, आपका पैसा डाइवर्ट कर देंगे। अब ये कहा गया है कि हर साल हर स्कूल के अकाउंट्स को कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कमिटी बनाई गई है, वो कमिटी कोई ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करेगी। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके सारे अकाउंट्स को वेरीफाई करेगा। अब आप ये देखिए, जिस स्कूल का मैंने उदाहरण दिया उसमें 350 बच्चे हैं, 3.5 लाख रुपए फीस आती है। जब अगर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जाएगा तो उसके सामने आएगा कि भाई ये 1.25 लाख रुपए तो फीस दे रहे हैं और बाकी सारा पैसा कमा लेते हैं, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट देगा। तो या तो इस स्कूल को अपनी फीस कम करनी पड़ेगी और या इस स्कूल को अपनी टीचरों की तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी। दोनों में से एक काम करने पड़ेंगे। लेकिन जो 3.5 लाख रुपए बच्चों से फीस ली गई है वो पूरा का पूरा पैसा बच्चों के ऊपर खर्च किया जाएगा। एक भी पैसा किसी के प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुझे ये लगता है कि फीस वेरिफिकेशन एक बारी शुरू हो गया, अपने आप देखेंगे पूरी दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों की फीस धनाधन नीचे आनी चालू हो जाएगी। क्योंकि जितना फर्जीवाड़ा है, फीस जो पैसा निकाला जाता है, किसी कंपनी से भी पैसा निकाला जाता है या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या किसी चैरिटेबल सोसाइटी से जो पैसा साइफन ऑफ किया जाता है, अगर वो पैसा उसी स्कूल के अंदर लगना चालू हो गया तो स्कूल फीस क्या कह के बढ़ाएगा? उसके पास फीस को बढ़ाने का कोई जरिया नहीं बचेगा और अपने आप देखेंगे कि फीस धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक बहुत बड़ा कदम आज उठाया जा रहा है। सबसे सारी दिल्ली के लोग दुखी थे कि नर्सरी के एडमिशन के अंदर डोनेशन चलता है जी, नर्सरी के एडमिशन के अंदर कैपिटेशन फीस चलती है। लोग तो सारे कहते थे, लेकिन आज तक किसी भी हिम्मत नहीं हुई कि इसको बंद कर दिया जाए। तो पहली बार ये कैपिटेशन फीस को ना केवल खत्म किया जा रहा है, बल्कि इसको ऐसा अपराध बनाया जा रहा है कि अगर उन्होंने कैपिटेशन फीस ली तो उस स्कूल को ना केवल फाइनेंशियली दंडित किया जाएगा। मैं भी मदन लाल जी का सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। जैसे ही उन्होंने पॉइंट उठाया मैंने देखा तो वो शायद एक थोड़ा सा गलती हो गई है। उसको सेक्शन 24 है शायद जो आप बता रहे थे, उसमें एक्सेप्ट सेक्शन 16A लिख दिया। उसको अमेंड में शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसको अमेंड करें। तो ऐसा स्कूल अगर कुछ होगा, कोई करेगा, तो उसको जेल भी जाना पड़ेगा, उसके मैनेजमेंट को जेल जाना पड़ेगा। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करूंगा कि ये तीनों बिल जो हैं वो बहुत ही अहम बिल हैं और इनके ऊपर तुरंत जल्द से जल्द इसमें अप्रूवल दी जाए ताकि इसको तुरंत लागू किया जा सके दिल्ली के अंदर। इन बिलों के आने से, इन विधेयकों के आने से मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली के अंदर जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है वो व्यवसायीकरण दूर होगा। दिल्ली के अंदर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू होगी जो शायद पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में उभरेगी। अब दिल्ली के अंदर नई सरकार आई है और इस नई सरकार के आने के बाद शिक्षा से संबंधित जितने भी लोग हैं उनको अपना थोड़ा रवैया भी बदलना पड़ेगा। स्कूलों को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा इस माहौल में अगर उनको काम करना है तो। अब जो 3.5 लाख रुपए फीस लेने वाले 2 लाख रुपए अपनी जेब में डाल लिया करते थे, उनको भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। एक भी पैसा हम घर नहीं ले जाने देंगे, सारा का सारा पैसा हम स्कूल में लगवाएंगे। स्कूलों को रवैया बदलना पड़ेगा, मैनेजमेंटों को रवैया बदलना पड़ेगा, टीचरों को भी रवैया बदलना पड़ेगा और दिल्ली सरकार की एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले अधिकारियों को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। शिक्षा को सेवा के रूप में लेना है, उसी की वजह से शिक्षा को एक चैरिटेबल उसके अंदर डाला गया है। तो अध्यक्ष महोदय, जो तीनों बिल माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्तुत किए, मैं उनका समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि जो मदन लाल जी ने सुझाव दिया उसको अमेंडमेंट के रूप में लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।